पहले जब जब पेशी पर आए तब आपको बिना शर्ट के देखा बनियान में, अब आप नंगे पैर घूम रहे हैं। देखो, जो थाने की जो कोठरी होती है उसमें बिना कपड़ों के रखा था। को कहा कि भाई यहाँ मच्छर काट रहे हैं, अंधेरा है, पंखा नहीं है। फिर पूरे टाइम में बनियान में ही रहा। पीक जो होती है पान की और गुटखे की, बड़ी गंदगी रहती है, उसी में टॉयलेट करना पड़ता है, उसी में रहना पड़ता है। अब नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं? नंगे पैर तो मैंने कोई शपथ ले रखी है, कोई एमएलए कोई पद की शपथ नहीं है। कहीं में नरेश मीणा बार बार किसी के षड्यंत्र का, साजिश का शिकार हो रहे हैं। और धाराएं भी क्या लगाई, मैं जिस जगह गया ही नहीं, जहां से मैं 100 मीटर दूर धरने पे बैठा था, अब एक सीआई आकर मेरे पे दादागिरी करे, मेरे को आंखें दिखाए। जिन डॉक्टरों से स्टाफ से तो मेरे को चर्चा ही नहीं हुई थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। अब एम्बुलेंस जो खड़ी थी, गाड़ी खड़ी थी, उसके लिए भी तो रास्ता था ना, हमने कौन सा रास्ता रोका था? आजकल तो नेता जो किसी को श्रद्धांजलि, किसी की डेथ बॉडी पे जाते हैं ना, गाँव में कोई तीये की बैठक भी जाती है, तो उसको श्रद्धांजलि नहीं देते, तो फोटो खिंचवाने जाते हैं। उस दिन किरोड़ी लाल मीणा जी भी आए थे, जिस जेल में आप बनते उसमें भी आए, और झालावाड़ स्कूल हादसे में जो पीड़ित थे उनको अपनी तनख्वाह में से उन्होंने आर्थिक सहायता भी दी है। कोर्ट ने पहले कहा कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है, कि मुझे महीने में 3 बार नगर फोर्ट के थाने में जाके हाजिरी लगानी है साहब। अब ये बताओ, आप मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ूं या पुलिस की? वो आपने बोला कि मेरे ऊपर तो 28 मुकदमे तो मैंने कह दिया ना आपको, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग, मदन दिलावर जी पे बहुत सारे मुकदमे, मैंने नाम बहुत सारे लिए थे, लेकिन आपको क्या मसाला चाहिए कि किसके नाम से मसाला मिल जाए? बेनीवाल जी पे भी मुकदमे हैं। जनता उपचुनाव लड़ेंगे नरेश मीणा? पहली बात तो चुनाव होगा नहीं। प्रमोद जैन भाया के इशारे से कोई व्यक्ति अगर वहाँ चुनाव लड़ता है तो उसको हराना ही मकसद है। तो किरोड़ी लाल मीणा भी कंवरलाल जी से मिलने गए, कहीं इसी का तो संदेश पता नहीं, हो तो वही जाने जी। राजकुमार रोत के नेतृत्व में बीएपी से लड़ सकते हैं, कुछ कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आरएलपी से लड़ सकते हैं। मैं तो शुरू से थर्ड मोर्चा चाहता हूँ, लेकिन मैं इनकी ईमानदारी चेक कर रहा हूँ, थर्ड फ्रंट वालों की बात करने वालों की, क्योंकि मैं तो वैसा खानदानी कांग्रेसी हूँ, तो मैं कोई जिंदगी भर झंडा ही थोड़ी उठाऊंगा कांग्रेस का। मेरे को टिकट देते, मैं कांग्रेस अभी भी तैयार हूं। मैं तो मैंने कह रखा मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, इसीलिए तो जेल में जा रहा हूं बार बार। तो कहिए ना पायलट साहब से, डोटासरा जी से। मैं तो अब आपसे सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं, उनसे पर्सनली जाके क्या कहूंगा? किरोड़ी लाल मीणा पर क्या कहिएगा? डॉक्टर साहब बड़े नेता है। नमस्कार, भारत रफ्तार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान के युवा नेता जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में और सुर्खियों में बने हुए हैं, नरेश मीणा हमारे साथ है। नरेश जी, जेल में पहले जब जब पेशी पर आए तब आपको बिना शर्ट के देखा बनियान में, अब आप नंगे पैर घूम रहे हैं। देखो, मैं जब मुझे जिस दिन अरेस्ट किया था तो मुझे जो थाने की जो कोठरी होती है उसमें बिना कपड़ों के रखा था जी। वहाँ आरएसी का जवान था। मैंने उसको रात को कहा कि भाई यहाँ मच्छर काट रहे हैं, अंधेरा है, पंखा नहीं है, तो मुझे मेरी टी शर्ट या शर्ट दे दो। मैंने 2-3 बार विनती की, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो फिर मैंने उसी समय तय किया कि मुझे मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ इसी तरह से पेश होना है। और मुझे नहीं पता था कि भाई क्या कानून है, कानून में ये सब चीजें है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कपड़े उतार के वहाँ काल कोठरी में डाला जाता है। दूसरे दिन कोर्ट में गया, तब भी वहां किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर पूरे टाइम में बनियान में ही रहा। हाँ, दूसरे दिन मुझे दूसरे थाने में, पहले तो मुझे 151 में पाबंद किया था, जिस 151 में पाबंद जिस थाने में गया, गंगदार थाना, उसमें मुझे बिना कपड़ों के रखा था। दूसरे दिन मेरे पे मुकदमा लगा कि मुझे मिसरौली थाने में रखा। मिसरौली थाने में जरूर 2 वहाँ सीआई आए थे जो भी इंचार्ज थे वहाँ के, और वो खुद खरीद के टी शर्ट लाए मेरे लिए। अच्छा। टी शर्ट लाए, उन्होंने कहा कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश हो रहे हैं तो आपको ये शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो। मैं साहब, मुझे कल उस थाने में रखा था, मैंने कल निवेदन किया था, तो मुझे कल कपड़े नहीं पहनने दिए, तो मैं अब ऐसे ही रहूंगा। उन्होंने कोशिश भी, पर मैंने बात नहीं मानी। बाद में मैं कोर्ट भी गया तो बनियान में गया था, लेकिन वहां भी किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। लेकिन जब मैं टोंक में जब पेशी पे आया तो वहाँ जो मैडम थी, जज साहिबा, तो उन्होंने इसका कारण पूछा। मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को इस तरह से वहाँ लॉकअप में रखा गया है। तो उन्होंने कहा भाई आपको वहाँ कोर्ट में कहना चाहिए, वहाँ इस्तीफा देना चाहिए। अब वहाँ की समस्या थी, अब हमारे तो टोंक के तो ये समस्या है नहीं। उन्होंने भी मेरे वकील को कहा कि आप इनको कहिए। तो फिर उनके आदेश पर फिर भाई वहाँ मेरा वो नहीं था, फिर मैंने शर्ट पहन ली थी। देखो क्या होता, कई बार ये हर थाने में हर जगह यही होता है, वहाँ पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं कोठरी में, पंखा नहीं होता। कोठरियों की जो हालात, किसी भी थाने में आप जाके चले जाओ, उन कोठरियों के हालात आप देखना, वहाँ चारों तरफ पीक जो होती है पान की और गुटखे की, बड़ी गंदगी रहती है, उसी में टॉयलेट करना पड़ता है, उसी में रहना पड़ता है। गंदा सा कंबल देते हैं जिसको शायद धोए भी बरस हो जाते हैं, उनमें सोना पड़ता है। लेकिन मानवाधिकार आयोग भी पता नहीं
वहां तक नजर जाती कि नहीं जाती, या जब जाती होगी तो यही कारण था कि वो सांकेतिक रूप से ये दिखाया जाए बयान में कि भाई इस तरह से वहां रखा जाता है। अब नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं? नंगे पैर तो मैंने कोई शपथ ले रखी है, जिस दिन वो शपथ पूरी हो जाएगी उस दिन पहन लूंगा। बताएंगे क्या शपथ है? शपथ बड़ी शपथ है, कोई एमएलए कोई पद की शपथ नहीं है। क्या वाकई में नरेश मीणा बार बार किसी के षड्यंत्र का, साजिश का शिकार हो रहे हैं, जिस तरीके से आपके समर्थक लगातार बोलते आए हैं और आप भी बोलते रहते हैं? देखो, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का हमें अधिकार है, लेकिन दुख होता है कि धरना प्रदर्शन करने पर भी मेरे को जेल डाला जाता है। अभी इसी मामले को देख लीजिए आप, भाई मुकदमा लगाते तो उसी समय सारी पुलिस वहीं थी, सारा डिपार्टमेंट था, उसी समय मेरे पर मुकदमा धारा लगा के मेरे को बंद कर देते तो मैं मानता। लेकिन पहले दिन 151 में पाबंद किया तो उनको लग रहा था मुकदमा नहीं बन रहा, लेकिन बाद में पता नहीं किस नेता का, किस अधिकारी के, बड़े लोगों का वहाँ प्रेशर होगा कि मेरे को एक दिन बाद में मेरे पे संगीन धाराएं लगाई। और धाराएं भी क्या लगाई, मैं जिस जगह गया ही नहीं, जहां से मैं 100 मीटर दूर धरने पे बैठा था, 100 मीटर के गैप में मैं था जहां डॉक्टर थे, वहां मेरे पे लगाया कि वहां के जो डीन ने और वहां के जो नर्सिंग स्टाफ ने कि साहब हमारे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी है सर। हाँ। अब आप इतने सारे आजकल, क्योंकि अभी आप लोग यूट्यूबर्स हो, चैनल्स वाले भी हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी एक भी क्लिप बता दो बिल्कुल जिसमें कहीं डॉक्टर कंपाउंडर कहीं दिख रहे हो। हाँ, एक थानेदार जी आए थे। अब भगवान ने इतने सारे लोग मेरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, भजनलाल ने भी सम्मान की दृष्टि से देखा, कई मंत्री, वो भगवान आप लोगों की कृपा है। अब एक सीआई आकर मेरे पे दादागिरी करे, मेरे को आंखें दिखाए, अपमान करे, तो उस सीआई साहब से जरूर थोड़ी बहुत हो गई थी। वो भी मुकदमा दर्ज करते तो मैं मानता कि हाँ चलो ठीक है, सीआई साहब ने मुकदमा, लेकिन उन डॉक्टरों से, जिन डॉक्टरों से, स्टाफ से तो मेरे को चर्चा ही नहीं हुई थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया और मेरे को जेल में डाल दिया। अच्छा, आपके लिए बोला कि आपने एम्बुलेंस रोकी, जबकि आपकी जो क्लिप हुई थी हमने देखा, आप साफ कह रहे थे कि एम्बुलेंस जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। देखिए, वहाँ 2 रास्ते थे, उस हॉस्पिटल के 2 रास्ते थे, एक रास्ता अलग था और एक रास्ता अलग था। हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति, हम तो कहीं, भगवान ने इतनी संवेदनाएं तो दी है ना, जो इतनी भव्य यात्रा चल रही थी, इतनी भव्य यात्रा, बिना तैयारी के मैंने यात्रा आरंभ करी, वो इतनी भव्य यात्रा को मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी नरेश मीणा के अलावा नेता होता जिसको इतना जन समर्थन सड़कों पे मिल रहा था, माता बहनों का, पुरुषों का, वो अपनी यात्रा को छोड़ के वहां जाता। मुझे तो अभी जेल से निकला हूं तो बहुत लोगों ने टोका है, और ज्यादातर लोग इस चिंता में टोका है कि रोज रोज अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी मैं गया हूँ, तो वहाँ मैं गया हूँ तो उन बच्चों की परिजनों को मैंने तो यही तो कहा, भाई इनको करोड़ रुपए दो। जब आप सांप्रदायिक दंगे में मरने वालों को 50 लाख रुपए दे देते तो उनको भी दो, और वहां दो जहां से 2 बार माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, 10 बार सांसद है, मुख्यमंत्री सरकार ने नहीं दिया तो मुख्यमंत्री जी, तो वसुंधरा जी के पास इतना तामझाम है, वो खुद ही जेब से दे देती। तो वहां अब आपको पता है कि शायद मेरे को गिरफ्तार करके ले गए थे, उसके वो जो गाड़ी थी पुलिस की, वो गाड़ी भी एज एम्बुलेंस तरह, तो मैंने तो उसके लिए कहा भाई इसको, अब एम्बुलेंस जो खरीदी, गाड़ी खरीदी, उसके लिए भी तो रास्ता था ना, हमने कौन सा रास्ता रोका था? रास्ता तो वहाँ 4 घंटे पहले से जो फोटो सेशन करवा रहे थे, जो कांग्रेस बीजेपी के नेता, जो हाँ इलाज चल रहा था, मैं वहां नहीं गया, मैं घटना स्थल पे भी नहीं गया मैडम, जहाँ पिपलौदी में घटना हुई वहां इसीलिए नहीं गया क्योंकि मेरे जाने से अगर वहां कोई अव्यवस्था हो तो ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वहां 2 घंटे 4 घंटे रुका। लेकिन सब मुझे मामला ठंडा मतलब हो गया था, सब कुछ वहां से सही हो गया था। बच्चे सारे जब हॉस्पिटल में थे, जो घायल बच्चे थे, उनसे लोग फोटो खिंचवाने के लिए वहां फोटो सेशन करते हैं, जो आजकल नेताओं का देखा हमने। आजकल तो नेता जब किसी को श्रद्धांजलि, किसी की डेथ बॉडी पे जाते हैं ना, गाँव में कोई तीये की बैठक भी जाती है तो उसको श्रद्धांजलि नहीं देते, तो फोटो खिंचवाने जाते हैं। वो फोटो खिंचवाने वाले डिस्टर्ब कर रहे थे, मैं जो उन बच्चों के लिए न्याय की मांग बाहर दूर जाके बैठा था वो कर रहा था। मेरे को वहाँ पुलिस वाले जो बेचारे सिपाही थे, जो लोग थे, उन सबने कहा भाई साहब आप पहले आदमी हो जो इनकी न्याय की बात करने आए, नहीं तो ये सारे तो फोटो खिंचवाने आए। अच्छा नरेश जी, जिस दिन आप रिहा हुए शनिवार को, उस दिन किरोड़ी लाल मीणा जी भी आए थे, जिस जेल में आप बंद थे उसमें भी आए, और झालावाड़ स्कूल हादसे में जो पीड़ित थे उनको अपनी तनख्वाह में से उन्होंने आर्थिक सहायता भी दी है। अब सब नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं किस तरह से कौन मदद करता है। कोर्ट ने पहले कहा कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है, उस पर क्या कहिएगा? देश में 5 लाख मुलजिम होंगे शायद अभी कानून, जिनके 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन पे, और राजनीति में अभी रोज आ रहा है कितने लोगों में कितने मुकदमे और किस तरह की धाराओं में मुकदमे, संगीन मुकदमे। मेरे पे तो सारे जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के मामले हैं, लेकिन कई मैंने देखे जिनके 100 मुकदमे, उनके एचएस नहीं खुल रही, मेरी एचएस खोल रखी है, हार्डकोर बना दिया, जाता हूं तो अपराधी की श्रेणी में दिखाया जाता है। मेरे को अभी अंग्रेजों के समय जो आदिवासियों पे जो कानून बना रखा था अंग्रेजों ने,
कि हमारे जो यहाँ जो जयपुर के आसपास के जो मीणा समाज के लोग थे, उनको रोज थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। जराइम पेशा का एक कानून था। हमारे नयावास और जो सीकर साइड के जो लोग थे, उनको डेली हाजिरी लगानी पड़ती थी थाने में। वो मेरे साथ आज कर रखा है कानून ने कि मुझे महीने में 3 बार नगर फोर्ट के थाने में जाके हाजिरी लगानी है साहब। अब ये बताओ आप, मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ूं या पुलिस की? वो और यही चाहते थे। अब सुधार कर रहा हूँ, अभी 2 दिन से निकला हूँ। आपका एक बयान वायरल है, उस पर जरूर बात करनी चाहूंगी। बयान है, आप क्यों वायरल कराते हो? बस 2 मिनट। आपने बोला कि मेरे ऊपर तो 28 मुकदमे तो मैंने कह दिया ना आपको, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग, मदन दिलावर जी पे बहुत सारे मुकदमे, मैंने नाम बहुत सारे लिए थे, लेकिन आपको क्या मसाला चाहिए कि किसके नाम से मसाला मिल जाए? बेनीवाल जी पे भी मुकदमे है, मदन दिलावर जी पे भी मुकदमे, और बहुत सारे नेता जिन पे मुकदमे है। चलिए, अंता उपचुनाव लड़ेंगे नरेश मीणा? मेरी इच्छा 200% चुनाव लड़ने की है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का मकसद और चुनाव को लेकर उससे बड़ा एक मकसद है। पहली बात तो चुनाव होगा नहीं। होगा क्यों नहीं? नहीं होगा। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा अभी चुनाव इसलिए नहीं होगा कि कंवर लाल जी को जिस मकसद से हटाया था, वो मकसद यह था कि कंवर लाल मीणा को हटाकर और दोबारा से जो प्रमोद जैन भाया जो पुलिस के डर के मारे इधर उधर भागा फिर रहा है, वो वहां से चुनाव लड़े और जीत जाए। लेकिन अब सबको पता ये लग गया कि नरेश मीणा मैदान में है, तो संकट है। तो मामला ये कि नरेश मीणा से अच्छा तो फिर कंवरलाल जी ठीक है। तो मुझे पक्का ये लगता है कि चुनाव नहीं होगा। विधानसभा के बाद में, अभी विधानसभा सत्र चल रहा, तो सरकार दबाव में है, क्योंकि राहुल गांधी को तो इन्होंने जेल 2 साल में भेज दिया था, और इनको जो है मुझे लगता है, लेकिन चुनाव के जस्ट विधानसभा सत्र के बाद में शायद उनको माफीनामा मिल जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, और वो ही रहेंगे। लेकिन अगर चुनाव हुआ तो मकसद एक है, प्रमोद जैन भाया के परिवार, प्रमोद जैन भाया के इर्द गिर्द, प्रमोद जैन भाया के इशारे से कोई व्यक्ति अगर वहां चुनाव लड़ता है तो उसको हराना ही मकसद है। अगर मैं देखूंगा कि मैं ही हरा पाऊंगा तो मैं ही लड़ लूंगा। मुझे लगेगा कि ये आदमी जो लड़ रहे हैं सामने, ये इसको मैं इनकी मदद कर, कुल मिला के टारगेट एक है, प्रमोद जैन भाया उसके आसपास का व्यक्ति अंता के सीट पर चुनाव नहीं जीतने दूंगा। तो किरोड़ी लाल मीणा भी कंवर लाल जी से मिलने गए, कहीं इसी का तो संदेश पता नहीं, हो तो वही जाने जी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा राजकुमार रोत के नेतृत्व में बीएपी से लड़ सकते हैं, कुछ कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आरएलपी से लड़ सकते हैं। मैं तो शुरू से थर्ड मोर्चा चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ राजस्थान में तीसरा मोर्चा आए। मैंने देवली में सबको आमंत्रित किया था, लेकिन नहीं आए। मैंने अभी यात्रा में था, मेरे यात्रा में भाई निर्मल चौधरी आ रहा था, लेकिन उसी दिन ये घटना हो गई। 27 तारीख को मेरी यात्रा में भाई रविंद्र भाटी आ रहा था, और रविंद्र भाटी और हम दोनों जो डोंगरी बांध का मामला जा रहा है, उसमें भी हम जाने वाले थे। और ये हो सकता है यही कारण रहा मेरे को अंदर जेल में डालने का कि भाई ये बाहर रहेगा, डोंगरी बांध में चला जाएगा। तो मेरा ये मन है। लेकिन ये जो लोग जो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, अब देखो राजनीति में परिस्थितियां ऐसी है कि मेरे जो मुझे चाहने वाले सब लोग, जो मैं जहां परिस्थितियां, जहां मैं राजनीति कर रहा हूं, वहां मुझे सब वर्गों का प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, सभी समाजों का मुझे प्यार मिल रहा है, सब समाजों का। अब सब समाजों का मुझे प्यार मिल रहा, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर को टैग नहीं लगाना चाहता। जिसे मैंने किसी एक का टैग लगा लिया और वो बाकी लोग मुझे वोट नहीं दे पाए। मैं इस थर्ड फ्रंट की बात करने वाले लोग हैं, इनसे ही कहना चाहता हूं कि मैं देवली चुनाव लड़ा, अगर ये लोग आ जाते, मैं निर्दलीय एमएलए बन जाता अभी, फिर हम लोग जगह जगह विधानसभा में घूमते, सारे लोग एक मंच सजाते। मैं भी बात करूंगा भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी से। सुनो, इसी मामले में, बच्चों के मामले में भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल जी से मैं बात करूंगा, मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो चंद्रशेखर आजाद, भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, राजकुमार जी रोत और बाकी जो लोग हैं, जो भी थर्ड फ्रंट की, जो मतलब जो अपनी जिनकी इमेज लड़ने वालों की है, इनको लेकर आ जाए। पिपलोदी का जो बच्चों को न्याय दिलाने का मामला है, मैंने जहां यात्रा खत्म करी थी बपौर में, जहां से मेरी खत्म हुई है, मैं वहां पंचायत बुला लूंगा, 50,000 आदमी इकट्ठे करूंगा। अगर हनुमान भाई साहब ये आ जाए, और मेरी गारंटी अगर ये तीनों आ जाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन पता नहीं है अब क्या करते, क्यों नहीं आते। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन जाएंगे अगर आप सब लोग एक साथ। देखो, मेरी इच्छा तो पहली तो है कि थर्ड फ्रंट बने, लेकिन मैं इनकी ईमानदारी चेक कर रहा हूँ थर्ड फ्रंट वालों की बात करने वालों की, क्योंकि मैं तो वैसे खानदानी कांग्रेसी हूँ। और मैं तो अगर अंतर चुनाव हुआ और ये लोग अगर मेरे मदद नहीं करेंगे, जैसे मेरे को धोखा दिया देवली उनियारा में, तो मैं टिकट कांग्रेस से मांग लूंगा। कांग्रेस वाले नहीं देंगे तो थर्ड फ्रंट है ही। प्रहलाद गुंजल ने तो कहा भी है कि जब रिहा हो जाएंगे, जेल से बाहर आएंगे, तो पार्टी की लाइन पे तो मैं जिंदगी भर झंडा ही थोड़ी उठाऊंगा कांग्रेस का।
मेरे को टिकट दे दे, मैं कांग्रेस अभी भी तैयार हूं। मैं तो राहुल गांधी जी से बात कर ले, मेरे को कांग्रेस टिकट दे दे, अंतर से लड़ लूंगा। मैं तो मांगा ही था ना साहब, मांग ही रहा हूँ। बीजेपी का तो ऑफर है मेरे पास। अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर तो है कांग्रेस, मैं वही खानदानी कांग्रेसी। मैं नहीं चाहता बीजेपी, मेरी चुनाव मेरी वजह से 2 बार बीजेपी का फायदा हो गया। आपके देवली में हो गया, छबड़ा में हो गया, हमें भी दुख हुआ। मेरी विचारधारा नहीं है। मैंने कह रखा मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, इसलिए तो जेल में जा रहा हूँ बार बार। बस कांग्रेस को एक ही शिकायत है, एक तो आप में अग्रेशन बहुत, और एक आप ऐसा कदम उठा लेते हैं जल्दबाजी में जो क्या उठाया बताओ ना आप। समरावता कांड हो गया, अभी जेल तो मैं से तो बाहर अभी मैं निर्दलीय हूँ। मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरी चिंता तो कांग्रेस तब करे जब मैं कांग्रेस में रहने के बाद अनुशासन तोड़ूं, तब मुझे निकाल दे। अब मुझे दे तो कुछ नहीं, और ये कहीं बस तो जिंदगी भर हमारा ही झंडा उठाता रहे। तो कहिए ना पायलट साहब से, डोटासरा जी से। मैं तो अब आपसे सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूँ, उनसे पर्सनली जाके क्या कहूंगा? हाँ, मैं तो अभी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि मेरे जब देखो मेरे को चाहने वाले लोग भी 90% वो यही चाहते हैं कि मेरे को राष्ट्रीय पार्टी में मौका मिले, वो कांग्रेस में मिले। लेकिन अब कांग्रेस, अब भिखारी तो नहीं बनूंगा अब। बिल्कुल सही कि नरेश मीणा तो कांग्रेस के दरवाजे पे जाके एक टिकट के लिए भीख मांगे और प्रमोद जैन भाया 7 टिकट बांटे, ये नहीं चलेगा। वोट तो हम दें और मौज करें, प्रमोद जैन भाया, तो ये थोड़ी चलेगा। एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि आप लेट हो रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा पर क्या कहिएगा? तमाम तरीके की बातें हुई, कई डॉक्टर साहब बड़े नेता है। तो देखिए, नरेश मीणा को आपने सुना, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। फिर चाहे आप थर्ड फ्रंट की बात ले लीजिए, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, बीएपी, आरएलपी, किरोड़ी लाल मीणा, प्रहलाद गुंजल, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बयान दिए हैं। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट हरी के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।